हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज के डेमो लेक्चर में हम बुक 2 पॉल साइंस के चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग करेंगे। आज के डेमो लेक्चर में आप जो इंटरफेस देख रहे हो ये अलग इंटरफेस है। इसको हमने दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लास को शेड्यूल किया है। बट जब आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको लाइव चैटिंग के ऑप्शंस भी मिलेंगे, जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपने क्लासमेट्स की चैटिंग कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। बेसिकली अपनी नॉलेज एक्सपैंड कर सकते हो और नॉलेज शेयरिंग कर सकते हो। सो let me give a brief introduction of myself. So again, I'm Zoya Hassan, your Pol Science educator for Book 2, that is Politics in India Since Independence. I've scored 96% in my class 12th board examination and currently I'm pursuing geography honors from Miranda House, Delhi University. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, चैप्टर का नेम चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। इसमें जो पढ़ने का तरीका है सीयूटी में और आपके बोर्ड्स में, उसमें जो हमारा स्ट्रैटेजी होता है वो चेंज हो जाता है। बोर्ड्स में भी ओनली फोकस ऑन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, लाइक आपको 6 मार्क्स के आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, 4 मार्क्स के आंसर्स आपको कैसे फ्रेम करने, लाइक वाइज एंड सो ऑन। सीयूटी में आपका कंसेप्ट बदल जाता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको रखनी होती है, बट योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस ऑन दी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेसिकली, और एमसीक्यूज, है ना, जिसमें आपके असर्शन रीजंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपको चूज अ करेक्ट ऑप्शन आता है, डेट मैच करने के लिए आती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे रहेगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना है। पढ़ना सब है लेकिन स्मार्ट वे में पढ़ना है। तो जैसे आज के चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें हम बेसिकली क्या बात करेंगे, इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेके इंडिपेंडेंस के बाद तक कैसे नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो चलते हुए आ रहा है और आज भी हो रहा है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे बेसिक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस होता है दैट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है वो चलते ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आज के कोई भी इंडियन स्टेट में रीजनल डिमांड्स नहीं है ना। हो सकता है मणिपुर के डिमांड्स अलग हो, उत्तर प्रदेश के डिमांड्स अलग हो। तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है इन चैलेंजेस को, इन एस्पिरेशंस को, है ना। इसी वजह से क्या होता है, एक तरीके से नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, challenges of nation building. That is why nation building is also called a dynamic process. CUT है तो बॉक्सेस से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। कार्टून्स, पिक्चर्स, बॉक्सेस, यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक लाइन नहीं छोड़ना है, एक बॉक्स नहीं छोड़ना है। तो इस कार्टून में बेसिकली डिपिक्ट क्या कर रहा है, कम्युनल हार्मनी को यहाँ डिपिक्ट करवाया गया है। यहाँ पे दोनों कंट्रीज के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस चीज को? अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। किससे? ब्रिटिश राज से। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है। पूछ सकता है कि किस कंट्री के फ्लैग्स यहाँ पे डिनोट किए जा रहे हैं, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, जैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो वहां वही इसका आंसर इसी बॉक्स में दिया हुआ है। क्या दिखा रहा है, कहां पर हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है। प्लेस, डेट्स, नेम्स सीयूटी में अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिमाग, कान, आंख सब खोल के बैठना है और एक एक बॉक्स को पढ़ना है। ठीक है, ईयर कौन से ईयर की बात हो रही है, 1947 की ईयर की बात हो रही है। ठीक है, क्या कर रहा है, अगेन कम्युनल हार्मनी। दोनों कंट्रीज के फ्लैग को क्या किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है ना। पूरे कोलकाता के सिटीज में ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं और सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं। तो ये किस चीज को कैप्चर किया है, द जॉय ऑफ फ्रीडम एंड द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अगेन यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि किस चीज को कैप्चर कर रहे हैं, क्यों कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका कार्टून, क्या कार्टून आपके डिपिक्ट कर रहे हैं। अब मेन शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को कि क्या क्या चैलेंजेस आए इंडिया के नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में। तो हमें पता है हमें आजादी कब मिली। अगेन यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मिडनाइट ऑन 14 to 15 अगस्त 1947।
मिडनाइट अगेन हियर बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये चीज भी आपका, ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, पूछ सकता है कि क्या हमें मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी? तो यस, मिली थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे हमारे पहले? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उस समय क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बहुत ही फेमस स्पीच थे जिसका नाम क्या है? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन द पीवाईक्यूज। अगर आप सीयूटी का देखो तो यहाँ से आपको क्या क्या तीन मेजर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहा है। पहला कि हमें आजादी कब मिली, हमें इंडिपेंडेंस कब मिला। दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बने। और तीसरा कि कौन सा फेमस स्पीच उन्होंने दिया था। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्पीच? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है। चलिए, अब हमने पढ़ा है हर सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में पढ़ा है, पॉल साइंस में भी पढ़ा है ना, कैसे हमारे नेशनल मूवमेंट के बारे में। 1857 के रिवॉल्ट से जो हमारा स्टार्ट होता है, कब तक चलता है? 1947 तक। 1857 से हम रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स कब आए थे हमारे कंट्री में? बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ठीक है। तो जब हमें आजादी मिली तो जो हमारा एक्सपीरियंस था नेशनल मूवमेंट से, उससे हमने दो गोल्स बनाए। पहला क्या गोल था? ये कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लाएंगे। डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय पीपल, जहां पे जनता खुद अपनी सरकार को चुनती है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रूल होंगे। जो भी सरकार आएगी वो लोकतांत्रिक तरीके से हमारे देश के ऊपर राज करेगी। नो डिक्टेटरशिप, नो थियोक्रेसी, नो ऑटोक्रेसी। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी होगा। प्रेजेंट एग्जाम्पल ले सकते हो आप, यूएस ले सकते हो, है ना। दूसरा क्या होगा कि ये जो सरकार रहेगी वो सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी। किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम नहीं करेगी, केवल गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, केवल अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, सबके लिए काम करेगी। जो अमीर है उनके लिए भी, जो गरीब है उनके लिए भी, इवन फॉर द मिडिल क्लासेस, ठीक है। तो दो गोल्स रहते हैं, दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अगेन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है, असर्शन रीजन में पूछ सकता है ना, और एमसीक्यू में तो पूछ ही सकता है कि क्या है। तो पहला रहेगा आपका कि जो हमारी सरकार रहेगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी। दूसरा, ये जो सरकार काम करेगी ये सबके भले के लिए काम करेगी, सबके हित के लिए काम करेगी। तो ये दो हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ठीक है। 5 एमसीक्यूज हमने देख लिए, है ना। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट से पढ़ पढ़ के निकालने हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसके लिए काम करेगी? स्पेशली फॉर व्हाट, फॉर हुम? स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शन। यहाँ पे डिसएडवांटेज सेक्शन से क्या मतलब है? जो आपके SC ST हैं, ओबीसीज हैं, है ना, विमेन्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, जो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज्ड है ना। ये सोसाइटी है जो सोसाइटी के बिल्कुल पेरिफेरी में रहते हैं, है ना, उनके लिए काम करेगी ये, ठीक है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। लेकिन जो हमें नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस दिखता है, या फिर ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं, ये बोलने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसे अचीव करना उतना ही डिफिकल्ट बन जाता है ना। इंडिया क्या है? इंडिया एक नेशन स्टेट है, सारे यहाँ के जनता एक कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री शेयर करते हैं, इस वजह से क्या है? इंडिया इज अ नेशन स्टेट। अगेन आ सकता है, इट वॉज इंडिया born एज अ नेशन स्टेट? सो यस, India was born as a nation state but in very difficult circumstances, ठीक है। बहुत सारे अफ्रो एशियन नेशंस को हम 1947 में आजादी मिल रही थी, पर इंडिया में जो सिचुएशंस थी वो इन सारी कंट्री से बहुत ही अलग थी। हमें फ्रीडम तो मिला, पर एक कंडीशन पे मिला, एक कॉस्ट पे मिला। किसका? पार्टीशन। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? टू नेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय मुस्लिम लीग। क्या? कि इंडिया केवल एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से नहीं कंप्राइज होती है, बल्कि दो होती हैं। क्या? हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और ये हिंदूज और मुस्लिम्स एक छत के अंदर नहीं रह सकते। क्यों? दोनों के कल्चर्स अलग है, रिलीजन अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, इस वजह से, है ना। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग, मतलब पूरी ही एक पॉलिटिकल हिस्ट्री आपने अपनी हिस्ट्री क्लास 12th की बुक में पढ़ा होगा, तो उसके कुछ सर्टेन पॉलिटिकल रीजंस होते हैं जिसके वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो रहा था? सेटलमेंट नहीं हो रहा था, कंसेंसस नहीं बैठ रहा था, जिसका रिजल्ट क्या आता है? पार्टीशन ऑफ व्हाट? इंडिया इनटू टू स्टेट्स, एक आपका पाकिस्तान और एक आपका इंडिया,
ठीक है। अब पार्टीशन हुआ किसी भी कंट्री का तो क्या एक बहुत ही अच्छी बात है। सपोज कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, ओके, दिस जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सम ऑफ अस लिव्स इन जॉइंट फैमिलीज। आगे जाके बंटवारा होता है, नॉट ओनली ऑफ प्रॉपर्टीज बट इट्स ऑल्सो डिविजन ऑफ हार्ट्स। आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ अगले पिछले 20-30 सालों से रह रही थी, अब वो भी अलग हो जाएगा। तो सपोज ये तो इंडिया था, इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही कंट्री का पार्ट थे, दैट वी नो एज अखंड भारत, है ना। तो अब उसका ही पार्टीशन हो जाता है कब? 1947 में। इसीलिए जो 1947 का ईयर होता है, इसे हम कैसा ईयर कह सकते हैं? अगेन यहाँ से एमसीक्यू बनेगा आपका, कैसा? एज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंट वायलेंस, ऐसा वायलेंस जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत सारा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में माइग्रेशन हो रहा है दोनों तरफ से, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ और इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगेन आपके एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, लेकिन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के बावजूद जो हमारा गोल था किसका? डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का, वो हम अचीव कर पाते हैं। किसके थ्रू कर पाते हैं? जनता के डेडिकेशन के थ्रू और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के कंट्रीब्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके इन देख सकते हो, सिर्फ 3 पैरा था, लेकिन 3 पैरा से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो यही गेम होता है सीयूटी का कि एक लाइन से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन जो कहते हैं ना सेनोटेशन, वो सेम रहता है। ठीक है, अब अगेन जैसा मैंने बताया कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस सीयूटी में अल्टीमेटली अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से भी पूछ सकता है, पिछली बार का ही ये क्वेश्चन है कि ये क्या दिखा रहे हैं, तो ये जामा मस्जिद है। ठीक है, एक सेट में पूछ लिया था कि ये क्या डिनोट कर रहा है, तो ये जामा मस्जिद को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन खड़े हैं? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पे बोल रहे हैं? स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट पे खड़े होके बोल रहे हैं, लेकिन ये जो मस्जिद आपको दिख रही है वो जामा मस्जिद है। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। बोल कहाँ से रहे? रेड फोर्ट से। कब बोल रहे? 15 अगस्त 1947। और इसी यहीं पे जो स्पीच देते हैं वो बहुत ही फेमस स्पीच होती है। ठीक है, जो मस्जिद दिख रही है वो जामा मस्जिद है। क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डेट याद रखना, डेट अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अब लग रहा होगा कि इस पोस्टर से क्वेश्चन बन सकता है या नहीं। तो सीयूटी है, एनटीए है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, पूछ सकता है कितने सालों का राज था, एंड हो गया। सो दिस इज एन एंड ऑफ 200-year-old ब्रिटिश रूल। उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बट या मेजर लाइंस आप देख सकते हो। ठीक है, अब कौन से ऐसे 3 चैलेंजेस थे जो इंडिया को फेस करना पड़ा था? ये बोर्ड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा हमने पढ़ा था, है ना। और ये सीयूटी पर्सपेक्टिव से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से जो ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो एक तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि 3 चैलेंजेस कौन से थे, उस पर मार्क करने के लिए। दूसरा जो ऐसे फंसाने वाला क्वेश्चन बनता है वो हो सकता है आपके असर्शन रीजन के, है ना, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इसको वैसे ही पढ़ना कि जैसे तुम किसी चीज को एलिमिनेट कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा काम आता है आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो पहला चैलेंज जो इंडिया फेस करता है वो होती है डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम। हमने पढ़ा था पार्टीशन का मेन कॉज क्या था? रिलीजियस मेजोरिटिज्म, है ना। हिंदू मुस्लिम एक छत के नीचे नहीं रह सकते, दोनों के कल्चर्स ट्रेडिशंस अलग हैं, तो हटा दो। लेकिन डिवाइड होने के बाद भी अराउंड 12-14% मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में बच जाती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे आपके क्रिश्चियंस हो गए, पारसीज हो गए, सिख्स हो गए, बौद्धिस्ट हो गए, ये सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स भी रहते हैं, तो इनका भी जानना पहचानना जरूरी है। साथ ही साथ इंडिया में बहुत तरीके ट्राइबल कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, है ना। 22 लैंग्वेज और कितने सारे डायलेक्ट्स हैं। सो क्या इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, मदर ऑफ डाइवर्सिटी एज वेल एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस डाइवर्सिटी को आप इंक्लूड कैसे करोगे? तो यही सबसे पहला चैलेंज आपका बन जाता है कि इंडिया को हम एक ऐसी कंट्री बनाएंगे, इंडिया को हम एक ऐसी कंट्री बनाएंगे जो एक बहुत ही यूनाइटेड कंट्री है, साथ ही साथ एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है।
जहाँ पे हर एक ट्रेडिशन, हर एक कल्चर का, हर एक रिलीजन का हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। क्यों? अलग लोग तरह तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, कल्चर्स बोलते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, कुछ मुस्लिम्स होंगे, कुछ हिंदू होंगे, कुछ बौद्ध होंगे, कुछ क्रिश्चियंस होंगे, है ना, सबके अपने अपने कल्चर्स हैं, अपने अपने ट्रेडिशंस है ना। तो क्या है, एक बहुत ही डाइवर्स काइंड ऑफ सोसाइटी है। तो लोगों को ये लग रहा था कि अगर पार्टीशन का कॉज ही रिलीजन है, सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिटी है, तो क्या एक ऐसी कंट्री जिसमें अभी भी इतने सारे डाइवर्स लोग हैं वो ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी या कुछ सालों तक टिक पाएगी? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, और ये लोगों का सबसे बड़ा डर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस थे लोगों के बीच में कि क्या इंडिया लोगों के रीजनल एस्पिरेशंस को इनकलकेट कर पाएगा, उन्हें अकोमोडेट कर पाएगा, उन्हें सॉल्व कर पाएगा, क्या लोगों की समस्याओं को का समाधान प्रोवाइड कर पाएगा? ये सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो पहला चैलेंज क्या आता है कि इंडिया को कैसी कंट्री बनानी है, यूनाइटेड कंट्री बनानी है, लेकिन साथ ही साथ एक डाइवर्स कंट्री भी बनाती है। तो पहला आ जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो आपका पहला चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज आपका डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वर द 3 चैलेंजेस, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, असर्शन रीजन के भी चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, हमने गोल्स में भी पढ़ा था कि हमारी कैसी सरकार होगी, एक डेमोक्रेटिक सरकार होगी। ठीक है, तो दूसरा चैलेंज जो हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है कि हमें डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है। हमें पता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, हर एक पार्ट में अलग अलग चीजें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, अलग अलग शेड्यूल्स हैं जो हमारे राइट्स को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली इंडिया में क्या है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है। क्या है ये? मोरल राइट्स है ना, ना जस्टिशिएबल है। अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो, पिटीशन फाइल कर सकते हो, रिट्स को इशू करा सकते हो, और जो वायलेशन होता है उसके ऊपर केस भी कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया को क्या मिला, हर एक सिटीजन को राइट टू वोट मिला, है ना, फंडामेंटल राइट के थ्रू। हमें पता है ना, जितनी भी डेवलप नेशंस थे, चाहे यूरोपियन नेशन हो, अमेरिकन नेशंस हो, वहां पे पहले वोटिंग राइट्स किसको मिलता था, उसी को मिलता था जो बहुत ही प्रिविलेज थे, जिनके पास लैंड था, प्रॉपर्टी था, ओनरशिप था बेसिकली। और किनको नहीं मिलता था, जो बहुत ही मार्जिनलाइज थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेबर्स कह सकते हैं, लैंडलेस लेबर्स कह सकते हैं, विमेन्स कह सकते हैं। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है, वन ऑफ द कंट्री, जिनमें वोटिंग राइट वुमेन्स को प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे फंडामेंटल राइट के साथ साथ राइट टू वोट भी दिया गया था। इंडिया कैसी डेमोक्रेसी अडॉप्ट करती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे जनता का हक होता है, जनता को अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी खुद की सरकार को चुन सकते हो। ठीक है, और कैसी सरकार, कौन सी, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल, नो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगेन वेरी टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन सी डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दो फीचर्स को अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा होगा। कॉम्पिटिटिव माहौल इन द सेंस कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहेगा, ऑपोजिशन टाइम टू टाइम सरकार के ऊपर क्वेश्चन करती रहेगी, उनके पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन करती रहेगी अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो। लेकिन क्या एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से हमारे देश और संसार की समस्याएं हल हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो केवल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से कुछ नहीं होता है, बल्कि डेमोक्रेसी को लागू करना होता है। इसीलिए तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, आईएएस आईपीएस चुन के आते हैं कि ये आएंगे, ये पॉलिसीज बनाएंगे और इन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे। ठीक है, सपोज तुम्हारे स्कूल में करिकुलम बन गया कि 10वीं से 12वीं के बच्चे जो हैं वो खाली पढ़ाई करेंगे और गेम्स वेम्स नहीं खेलेंगे, तो अब उसको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए भी तो एक रेगुलेटर चाहिए ना। तो आपके पीटी वाले सर को फॉर एग्जाम्पल अपॉइंट किया जाता है, तो अब ये उनकी ड्यूटी है कि क्या इस रेगुलेशन को वो फ्रूटफुली, फेथफुली, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं। अगर अच्छा करेंगे
तो अल्टीमेट रिजल्ट जैसा स्कूल ने सोचा है वैसा मिलेगा। इन अ सिमिलर फैशन सिर्फ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से आपकी संसार की समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, एक प्रॉपर एक अच्छा एग्जीक्यूटिव सिस्टम चाहिए जहाँ पे सरकार की पॉलिसीज को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जिसमें आपके माइनॉरिटीज आते हैं, SC ST आते हैं, OBCs आते हैं, विमेन्स आती हैं, उनकी समस्याओं को ग्राउंड लेवल पे पूरी तरीके से हल किया जा सके। ठीक है, तो दूसरा चैलेंज जो आपका आता है वो आता है डेमोक्रेसी का चैलेंज, कि डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कैसे करेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड चैलेंज जो आपको आएगा वो आएगा वेलफेयर के ऊपर, कि क्या करना है, पूरी जनता का, पूरी सोसाइटी का हमें वेलफेयर करना है, डेवलपमेंट करना है, वेल बीइंग करना है, ऐसी पॉलिसीज बनानी है, ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करनी है जिससे हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का क्या हो, अपलिफ्टमेंट हो, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो, अपर क्लास हो, सबका क्या हो, अपलिफ्टमेंट हो। ठीक है, ये सारे इक्वल प्रिंसिपल्स आपके कहाँ पे दिए गए हैं, इक्वालिटी आपका कहाँ पे दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। अब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो बना दिया गया, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात किया जाए तो क्या एक SC और ST को पता है कि फंडामेंटल राइट नामक भी कोई चीज होती है? इन्हें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इन्हें जाके इनके राइट्स के बारे में अवेयर ना कराया जा सके। ठीक है, तो यही इक्वालिटी सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए कहाँ मेंशन की गई है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, है ना। ये क्या होते हैं, नॉन जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में, है ना। गवर्नमेंट को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी सोसाइटी के लिए वेलफेयर सोसाइटी स्टैब्लिश कर सकते हो, है ना। तो एक तरीके से ये गाइडलाइन होते हैं, नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। अगर इसका वायलेशन होता भी है तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हो कि हमारे DPSP का वायलेशन हुआ है, पिटीशन फाइल करो। नो, दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। अगेन यहाँ से MCQ बन सकता है कि इनका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो असली चैलेंज कहाँ आता है, जो हमने ऊपर पढ़ा, क्या, कि ऐसी पॉलिसीज बनाना है जिससे सबका अपलिफ्टमेंट हो, जिसमें हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा हो, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी पॉवर्टी है वो भी खत्म हो रही हो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराना है। ठीक है, अगेन यहाँ से MCQ आपका बन सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो ये जो पूरा बुक है ना, ये जो पूरी बुक है आपकी पॉल साइंस बुक 2, ये पूरे इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में। ये जो 3 चैलेंजेस आप पढ़े हो, ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स में आप ब्रीफली पढ़ोगे। पहले चैप्टर में आप पढ़ोगे कैसे इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी बनता है, एक सेक्युलर सोसाइटी बनता है। दूसरे चैप्टर में आप पढ़ोगे किसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे, बेसिकली आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ोगे। थर्ड चैप्टर में आप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में, गरीबी हटाओ के बारे में पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ आप अपने पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ोगे। यही बताया यहाँ पे। ठीक है, तो जो पहला चैलेंज रहता है नेशन बिल्डिंग का, डाइवर्सिटी का, वो आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल यूनिटी हमारी बनी थी प्राइम चैलेंज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट वाज द प्राइमरी चैलेंज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। MCQ बन सकता है, तो क्या आएगा, नेशनल यूनिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। कैसे नेशनल यूनिटी, डाइवर्सिटी के थ्रू। सिक्योरिटी कैसे बनेगी, जब आप अपने पॉलिसीज को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करोगे, DPSPs को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करोगे, तो हमारी सिक्योरिटी भी बन जाएगी। यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ज्यादा आप पढ़ोगे, जो आप अपनी बुक 1 में पढ़ोगे। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया क्यों एक नेशन स्टेट है, क्यों, क्योंकि हमारी एक कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री है ना, हमारी कॉमन हिस्ट्री है। 1857 में ऐसा तो नहीं है सिर्फ मुसलमान लड़े थे, या सिर्फ ईसाई लड़े थे, या सिर्फ हिंदू लड़े थे, नहीं। इट वॉज अ शेयर्ड कॉमन स्ट्रगल, सभी ने मिलकर लड़ा था। सिख ने भी लड़ा था, हिंदुओं ने भी लड़ा था, मुसलमानों ने भी लड़ा था, ईसाइयों ने भी लड़ा था, पारसी बौद्ध जैन सब ने लड़ा था, है ना। तो क्या है, हमारी कॉमन शेयर हिस्ट्री, कॉमन स्ट्रगल है। इसी वजह से हम इंडिया को क्या कहते हैं, ये एक हमारा नेशन स्टेट है। ठीक है, इसी यूनिटी, इसी प्रॉब्लम के थ्रू हम अपने सारे डिस्पैरिटीज को खत्म करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और इंडिया क्या बन जाएगा, एक पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नेशन बन जाएगा, जिसमें क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हमारा GDP बढ़ेगा। किसके साथ बढ़ेगा, इक्वालिटी और
जस्टिस के साथ बढ़ेगा, जहां पे सिर्फ अंबानियों के लिए काम नहीं किया जा रहा है, वहां पे गरीबों के लिए भी काम किया जा रहा है ना। इक्वालिटी है जस्टिस। अगेन यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अब ये 3 स्टेम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। इसको कब इशू किया गया था? टू मार्क द फर्स्ट रिपब्लिक डे। फर्स्ट रिपब्लिक डे हमारा कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। पहला जो आपका पोस्टर है वो चरखा को डिनोट कर रहा है। चरखा, दैट इज व्हाट, आपके सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट है ना, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ये दिखा रहा है। दूसरा आपके एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को दिखा रहा है, खेती को प्रमोट करो। क्यों? क्योंकि उस समय 70 से 80% जो आपकी जनता थी वो क्या थी? प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा इनकलकेट होती थी, ज्यादा फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर थे, इस वजह से। तो दूसरा आपका क्या दिखा रहा है? एग्रीकल्चर दिखा रहा है, ठीक है। थर्ड आपका सेलिब्रेशन दिखा रहा है, किसमें? कम्युनल हार्मनी, सोशल हार्मनी। कब? अगेन 26 जनवरी 1950। तो पूछ सकता है कि ये तीनों पोस्ट क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, कब डिपिक्ट कर रहे हैं, और इन्हें कब लॉन्च किया गया था, कब मार्क किया गया था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। छोटी छोटी चीजों से हमने देखा था कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, है ना। पिक्चर्स देखें, पोस्टर्स देखा, फिर कैसे एक ही लाइन से आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। पढ़ा तो हमने बोर्ड्स में भी यही चैप्टर था, लेकिन जो वे ऑफ स्टडीइंग होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बोर्ड्स में आप बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हो, लेकिन सीयूटी में आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन द सेंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करते हो, और किस लाइन से कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, है ना, चूज द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि नहीं। सो दिस वाज जस्ट फॉर डेमो लेक्चर्स, जहाँ पे हमने चैप्टर 1 की 2 टॉपिक्स को कवर किया। पहला कि हमारा बैकग्राउंड स्टोरी क्या था, है ना, पिक्चर्स को कवर किया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के स्पीच को कवर किया, है ना, और कौन से 3 चैलेंजेस थे वो। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये एक बॉक्स है, ठीक है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, पूछ सकता है कि ये लाइन किसने कोट की थी, तो महात्मा गांधी ने कोट की थी। क्या कोट की है? टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन, बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन। टुमारो विल दस बी अ जॉय ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मॉर्निंग। कि आज कल हम आजाद तो हो जाएंगे ब्रिटिश राज से, लेकिन आज की रात हम 2 हिस्सों में भी बच जाएंगे, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कल सेलिब्रेशन का दिन भी है और मातम का दिन भी है। ये किसने दिया था? ये पर्टिकुलर लाइन पूछ सकता है, पूछा भी है, तो किसने पूछा है? महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है। कहाँ पे कहा है? कोलकाता में। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस वॉज जस्ट फॉर द डेमो लेक्चर। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई पॉल साइंस की, तो प्लीज एनरोल इन आवर बैच, एंड या I will be teaching you their political science book too, that is Politics in India Since Independence. Thank you.